Hello everyone. Now in this video we will discuss our next topic जो हमने पिछली क्लास में स्टॉप किया था, जहाँ से वहाँ से हम अब आगे का टॉपिक कर रहे हैं, जो है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। फेजेस ऑफ सेल साइकिल। कितने सेल साइकिल में फेजेस होते हैं? फेजेस ऑफ सेल साइकिल। जब हम बात करते हैं सेल साइकिल के फेजेस की, तो उसमें दो फेज होते हैं। इंटरफेज एंड एम फेज अगर हम डायग्रामेटिकली ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा। इंटरफेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज बोलते हैं। इंटरफेज में 3 डिफरेंट फेज हमें देखने को मिलते हैं। G1 which is gap 1 phase, S phase which we call synthetic phase and G2 phase which is gap 2 phase। जो गैप 1 मतलब G1 जो फेज होता है वो लॉन्गेस्ट फेज बोलते हैं। तो ये हो गया G1 फेज, देन S फेज एंड G2 phase, and this remaining is M phase which is mitotic phase। From G1 to G2 this is interphase, and this part is mitotic phase। जो इंटरफेज है, दिस इज द बिगेस्ट फेज। कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में किए हुए हैं। अगर हम बात करें एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की, तो एक जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल होता है वो कितना टाइम लेता है डिवाइड होने? We will write here the point। सबसे पहले तो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल को हम कैसे इलिस्ट्रेट करेंगे? बाय ह्यूमन सेल। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल cycle is illustrated by human cells in culture। और ये कितना अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लेता है इनको सेल डिवाइड होने? एवरी 24 hours। दिस सेल divide once in approximately every 24 hours। every 24 hours।
ये जो ड्यूरेशन होता है सेल साइकिल का वो मतलब वेरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ईस्ट सेल का देखें, ईस्ट सेल उसकी सेल साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेगा? 90 मिनट। कितना टाइम लेगा? 90 मिनट। इफ वी टॉक अबाउट ईस्ट सेल, ईस्ट सेल completes its cell cycle in 90 minutes. And E. coli कितना लेगा? 20 minutes. E. coli 20. These questions can be asked because पूछे गए हैं। एक ह्यूमन सेल takes 24 hours, each cell 90 minutes and E. coli 20 minutes। ठीक है, ठीक है। तो क्या बोला हमने? सेल साइकिल इन्वॉल्व 2 stages। सेल साइकिल इन्वॉल्व 2 stages। कौन से 2 stages है? इंटरफेज एंड एम फेज, जिसको हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। इंटरफेज और एम फेज। तो अब पहले हम इंटरफेज डिस्कस करते हैं। अगर हम इंटरफेज की परिभाषा देखें, उसको हम डिफाइन करें, तो क्या होता है इंटरफेज? अगर आप एनसीईआरटी की बुक में आपके इसमें फिगर 10.1 अगर अपन देखें, तो वी कैन सी द G1 phase is the correspond between 2 successive M phase। जो G1 phase होता है 2 successive M phase के बीच में लाई करता है। ओके, if we write the pointers, interphase, okay, interphase। So this is a phase, this is a phase between 2 successive M phase, 2 successive M phase। और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये मोस्ट एक्टिव फेज होता है सेल का, सेल साइकिल का। लेकिन इसको मोस्ट ऑफ द टाइम इसको क्या टर्म करते हैं? एज अ रेस्टिंग फेज। क्यों? क्योंकि बाहर से इसका कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अंदर से उसकी तैयारी वो करते ही रहता है। So mark this very important point that interphase is the most active phase of the cell cycle। interphase जो है वो active phase होता है, is the most active phase। लेकिन वो active phase दिखता नहीं है, क्योंकि उसकी जो तैयारी हो रही है वो कहाँ से हो रही है? अंदर से हो रही है। लेकिन बाहर से मीन्स if we see in microscope, under the microscope, we are not able to see, it is invisible under the microscope, that's why the most active phase। right, क्लियर है? क्लियर है सबको? आगे बढ़े। ओके, we have discussed this also that it is also termed as resting phase। resting, उसका भी रीजन देखा है हमने। क्यों? बिकॉज
the changes are not visible under the microscope because the changes are not visible under microscope. सही है. And in this time जो सेल प्रिपेयर हो रहा है माइटोसिस के लिए, वो सेल ग्रोथ, अंडरगोइंग सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन. हमें कुछ चेंजेस विजिबल तो नहीं हो रहे, लेकिन सेल प्रिपेयर हो रहा है माइटोसिस के लिए. वो अंदर से ही सेल ग्रोथ हो रहा है उसका, और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी हो रहा है. If we write this, in this time during which the cell prepares for mitosis by undergoing cell growth and DNA replication. ठीक है. इंटरफेस में एक और पॉइंट लिख लो कि इंटरफेस अकाउंट 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल. जो इंटरफेस में जो मतलब जो ड्यूरेशन है इंटरफेस का सेल साइकिल में, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 95%. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट. इंटरफेस अकाउंट 95% of the duration of cell cycle. आगे आते हैं इंटरफेस के डिवीजन के बारे में. हमने देखा डायग्रामेटिकली, जब देखा हमने तो हमने देखा कि इंटरफेस में 3 डिविजन हो रहे, 3 स्टेजेस हो रहे. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब स्टेजेस. तो देखते हैं. तो पहला है G1 फेज, गैप 1 फेज. क्या होता है G1 फेज में? G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. Means जो G1 phase है, मतलब देखो हमने देखा है here it is G1 phase, S phase, G2 phase है, M phase. तो S phase में हमने डीएनए रेप्लिकेशन मतलब इनिशिएशन, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन हो रहा है, एम फेज माइटोसिस हो रहा है. तो दिस करस्पॉन्ड इन बिटवीन द इंटरवल ऑफ एम फेज एंड एस फेज, लाइज बिटवीन द एम फेज एंड एस फेज. ओके, इफ वी राइट डाउन G1 phase corresponds to the interval between mitosis and
initiation of DNA replication. Initiation and DNA replication. जीवन फेज में जो सेल्स होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं और उनका ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली होता है, कंटिन्यूस टू ग्रोथ. सेकेंड पॉइंट, द सेल इज metabolically active and continues to grow जो जीवन फेज में जो क्या हो रहा है, जो सेल ऑर्गेनेलिज है, द मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिज वो इंक्रीज इन साइज and the synthesis of what different types of RNA and protein. Okay. Most of the cell organelle increases in size and rapidly synthesizes different types. Different types of RNA and protein. And this G1 phase is the longest phase. ये सब भूल जाते हैं, but keep in mind that this is the longest phase. Question has been asked on this longest phase of the cell cycle. Okay, समझ आया सबको? बढ़ते आगे आता है सेकेंड एस फेज. अब आता है सेकेंड एस फेज which is also called synthesis phase. Which is also called synthesis phase. अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट फेज है. सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एस फेज से ही आते हैं, तो ध्यान से सुनना. क्या आता है एस फेज में? देखो, एस फेज में सिंथेसिस फेज, ऑब्वियसली समथिंग इज सिंथेसाइजिंग हियर. क्या हो रहा है? न्यूक्लियर डीएनए का रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन ऑकर्स इन एस फेज. ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी की लाइन है. रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए and synthesis of histone protein occurs in S phase. एक नोट में, अच्छा, you can see here nuclear DNA.
हमने सेल चैप्टर में देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोप्लाज्मिक डीएनए होता है, प्लाज्मिड में भी साइटोप्लाज्मिक डीएनए होता है। तो न्यूक्लियर डीएनए, तो क्या न्यूक्लियर के टाइप्स होते हैं? हाँ, न्यूक्लियर के टाइप्स होते हैं। तो जो न्यूक्लियर डीएनए है उसका रेप्लिकेशन हो रहा है एस फेज में, और जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए है उसका भी रेप्लिकेशन होता है, लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर स्टेज या फेज नहीं है। इट कैन ऑकर इन एनी स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। एज अ नोट लिख लो, एज अ नोट लिख लो, replication of cytoplasmic DNA can occur in any stage of the cell cycle. Cell cycle. अरे sorry. And next point, during this time जो डीएनए का जो अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली डीएनए, द अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी गेट इंक्रीज और डबल पर सेल, बट क्या हो रहा है? देयर इज नो इंक्रीज इन द number of chromosomes, not increase in the number of chromosomes, no increase in the number of chromosomes. ठीक है, अगर हम एक पॉइंट लिखे, that if the initial amount of DNA is 2C and initial number of chromosomes is 2N. After S phase, the amount of DNA will be 4C, double the DNA, but the number of chromosomes will be as it is same. एक और पॉइंट देख लो कि एस फेज में, एनिमल सेल में ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में हो रहा है, लेकिन सेंट्रियोल कहाँ डुप्लीकेट हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। एक बात ध्यान रखना, साइटोप्लाज्मिक डीएनए कहाँ रेप्लिकेट हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। सेंट्रियोल कहाँ डुप्लीकेट हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। और एक और चीज हमने यहाँ पे देखी, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ये भी कहाँ सिंथेसिस हो रहा है? साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियर आरएनए कहाँ सिंथेसिस रिप्लिकेट हो रहा है? न्यूक्लियस। कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो यहाँ पे। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग
S phase DNA replication begins in nucleus and centriole duplicates in cytoplasm and centriole duplicates in cytoplasm. क्लियर है? बड़े आगे नेक्स्ट फेज पे चल G2 फेज विच इज गैप 2 फेज. G1 और S फेज में सारे प्रिपरेशन हो गए, सारी तैयारियां हो गई. अब फाइनलाइजिंग का काम है. अब क्या काम है? फाइनलाइजिंग का. इन G2 phase, cell growth continues. Proteins are synthesized in preparation of mitosis. ठीक है, ठीक है, पॉइंट लिख लेते हैं. Cell growth continues. Cell growth continues. Okay. Proteins are synthesized in preparation of mitosis. इधर जो प्रोटीन्स है, इधर जो प्रोटीन्स बोला गया है, कौन से प्रोटीन की जरूरत है? हमें स्पिंडल शेप में चाहिए टू रैप. तो यहाँ पे कौन से टाइप का प्रोटीन हमें सिंथेसिस हो रहा है? विच इज ट्यूबुलिन प्रोटीन. helps in formation of spindle. ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है. अच्छा, एक सवाल जो एनसीईआरटी में नहीं आया है, ठीक है, एक सवाल है जो नीट में पूछा गया है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं आया है. क्या है वो क्वेश्चन? सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन कहाँ होता है? तो बेटा सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन G1 और G2 फेज में हो रहा है. बट द मेजॉरिटी ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन कहाँ हो रहा है? G1 फेज में. कहाँ हो रहा है? G1 फेज में. और जो रिमेनिंग जो सेल ऑर्गेनेल जो बच रहा है वो कहाँ डुप्लीकेशन हो रहा है? उसका G2 फेज में, विच इज गैप 2 फेज. तो इसको भी एज अ नोट लिख लो. Duplication of majority of the cell organelle takes place in G1 phase and remaining in G2 phase. ठीक है, ये हो गया हमारा G2 फेज. एक और फेज है जो टेक्निकली कोई फेज नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में इसका मेंशन किया गया है. कौन सा है? G0 फेज.
which we can call it quiescent phase. quiescent phase, ठीक है। तो देखो हम एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन देखते हैं। क्या कहती है एनसीईआरटी की लाइन कि सम सेल्स इन अडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, मतलब अडल्ट एनिमल में कुछ ऐसे सेल्स है जो डिवीजन एग्जिबिट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हार्ट सेल, नर्व सेल, unless if there is any damage, but rather than it do not appear to exhibit division. division कुछ सेल्स का एडल्ट एनिमल में नहीं हो रहा है। लिख लेते some cells in adult animals do not appear to exhibit division. Example, heart cell and many other cells divide occasionally for repair. अगर कोई डैमेज हुआ तभी, and many other cells divide occasionally for repair in case of damage. अगर कोई डैमेज हो तब ही हो रहा है। आगे these cells that do not divide further exit the G1 phase and enter into inactive phase. Inactive G0 or quiescent phase. जो सेल डिवाइड नहीं हो रहे हैं वो डायरेक्ट मतलब G1 फेज में एग्जिस्ट ही नहीं हो रहे, डायरेक्ट एंटर्स इनटू द G0 फेज, ठीक है, डायरेक्ट एंटर्स इनटू द G0 phase. These cells that do not divide further exits the G1 phase. Exits the G1 phase and enters into a inactive G0 or quiescent phase. इस फेज में भी सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव लेकिन नो लॉन्गर पॉलीफेरेट, मतलब डिवाइड नहीं करता अनलेस कॉल ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब रिक्वायरमेंट क्या होगा इन केस ऑफ एनी डैमेज। ओके, सेल्स इन दिस फेज आर metabolically active but no longer proliferate, which means do not divide. Okay, unless call on to do so, which is depending on the
रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखो एनसीईआरटी में एक बॉक्स है साइड में दिया हुआ, पेज नंबर 165 पर, पेज नंबर 165 पर क्या बोल रहा है? You have studied mitosis in onion root tip cell. It has 16 chromosomes in each cell. Can you tell how many chromosomes will the cell have at G1 phase, after S phase and after M phase? Also, what will be the DNA content of the cells at G1, after S and G2 if the content after M phase is G2? इस G2। तो चलो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया तो ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है वो एनसीईआरटी में। इट हैज 16 क्रोमोसोम, ठीक है, कितने क्रोमोसोम? 16 क्रोमोसोम। कहाँ पे? ऑनियन सेल में, ठीक है, ऑनियन सेल में। Now we have to see that how many chromosomes will the cell have at G1 phase, S phase and M phase. See. ग्राफ देख लेते हैं। हमारे पास 16 क्रोमोसोम है, ठीक है, G1 फेज में भी 16 ही रहेंगे, S फेज में भी 16 क्रोमोसोम रहेंगे, G2 फेज में भी 16 क्रोमोसोम रहेंगे, M फेज में भी 16 फेज रहेंगे। ठीक है, और M फेज के फर्दर भी देखेंगे तो क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम। So the answer will be number of chromosomes will be same, will be same. Now we will see initial amount of DNA is 2C। ऑनियन सेल में जो इनिशियल अमाउंट है डीएनए का 2C, इसका भी ग्राफ देखते हैं। इनिशियल स्टेज पे 2C था, डबल होकर 4, ठीक है। अब G1 फेज में 2C रहेगा, when it enter into S phase it will double into S phase, then in G2 phase it will again same 4C, then it will return back in M phase, okay? M phase, ठीक है, ठीक है। एक पैराग्राफ एनसीईआरटी का और लिखते हैं, क्या लिखता है कि जो एनिमल सेल में जो माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है वो सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में ही देखा जा रहा है। there are few exceptions where haploid cell divide by mitosis। इसका एग्जांपल क्या होगा? मेल हनी बी, मेल हनी बी, इसको भी लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। क्या बोला हमने? इन एनिमल cells which is mitotic cell. In animal, mitotic cell division is only seen in diploid somatic cells. However,
However, there are a few exceptions to this where haploid cells divide by माइटोसिस। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ड्रोन, मेल हनी बी, मेल हनी बी, ब्रैकेट में लिख देते ड्रोन। और अगर हम बात करें प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में माइटोसिस बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल में शो होता है। क्या होता है? तो प्लांट कैन शो माइटोसिस इन बोथ haploid and diploid cells. In haploid and diploid cells. एक और चीज की बात करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, उसके बाद एंड करेंगे। चेक पॉइंट G1 चेक पॉइंट, S check point, sorry, G2 check point, M check point. These checkpoints are for coordinated occurrence of mitosis. Means देखने के लिए पर्टिकुलर चेक पॉइंट के पहले देख द कोऑर्डिनेटेड अकरेंस माइटोसिस का एक कोऑर्डिनेटेड वे में डेवलपमेंट या सिंथेसिस हुआ या नहीं। इट इज फॉर कोऑर्डिनेटेड अकरेंस ऑफ माइटोसिस, कोऑर्डिनेटेड अकरेंस ऑफ माइटोसिस। क्लियर है सबको? क्लियर है? हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की भी अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एम फेज इन डिटेल। टिल देन स्टे ट्यून and share with your friends. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe, hit the bell icon and do like. Thank you for watching.